तलाक एक ऐसा शब्द है जिसे हमारे समाज की हर औरत डरती है और उसी शब्द से बचने के लिए वह हर सितम सहने को तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज में तलाकशुदा औरत की कोई जगह नहीं है। कसूर चाहे मर्द का ही क्यों ना हो, मगर जिम्मेदार हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है। और यही डर पूरी तरह मेरे दिल में भी बैठा हुआ था। इसलिए मेरी विदाई के वक्त मेरे चाचा ने मुझे एक चादर दी और सख्ती से कहा कि ये चादर अपने पति के सोने के बाद उसके ऊपर जरूर डालना, और इसके साथ ही एक ऐसा काम बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। चाचा ने साफ साफ शब्दों में आहिस्ता से कहा कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नुकसान उठाओगी। मैं तो पहले से ही रिश्ता टूटने के नाम पर खौफ खाती थी, इसलिए चाचा की बात पर वैसे ही काम किया जैसे चाचा ने बताया था। उन्होंने खास कर इस बात पर जोर दिया था कि इस काम के बारे में मैं तुम्हारे पति को हरगिज भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर देखना खुशियाँ कैसे तुम्हारे दरवाजे पर दौड़ी आएंगी। मेरे चाचा की ये बात वाकई ही बिल्कुल ठीक साबित हुई थी और काफी वक्त तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक रात में वह चादर डालना भूल गई और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम रीता है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप के बीच तलाक हो गई, और जब से ही ये शब्द मेरी जिंदगी में खौफ की तरह शामिल हो गया। उन दोनों की तलाक ने मेरे व्यक्तित्व को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बाबा ने मुझे उनके साथ जाने ना दिया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि ये जानती ही नहीं थी कि तलाक क्या होती है और कई खानदान किस तरह टूटता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे इस शब्द का मतलब समझ आने लगा। माँ बाप की अलैदगी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। जो कोई मुझे देखता तो कहता, वह देखो अंजलि जा रही है, इसकी माँ तो अपने यार के लिए इसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। लोगों के कड़वे शब्दों ने मेरे बचपन को बर्बाद कर दिया था। मैं एक अलग ही अंजलि बन गई थी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती, चीजें उठाकर फेंकने लगती और कभी कभी तो चीख चीख कर रोती, हर किसी से बुरा व्यवहार करती। और अगर कोई मेरी माँ के बारे में कुछ कहता तो मेरा जी करता कि उसकी जान ले लूं। माँ के चले जाने के बाद मेरे बाबा ने मुझे दादी के हवाले कर दिया था। दादी मेरे सामने दिन रात मेरी माँ के बुरे चरित्र की बातें करती और उन्हें इस कदर बुरा भला कहती कि मैं कुदरती तौर पर अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। लेकिन जब भी मेरी दादी मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो मैं सारे घर का सामान तोड़ने लगती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दादी मुझे भी बुरा भला कहने लगी थी। अक्सर वे बाबा से कहती कि इसे भी इसकी माँ के साथ ही भेज देते तो अच्छा होता। बाबा कहते कितनी आसानी से मैं उस औरत को खुशी नहीं दे सकता था। मेरे बाबा ने खुद दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बाबा की दूसरी शादी भी ज्यादा समय तक ना चल सकी थी। मेरी दूसरी माँ के साथ उनकी बात बिल्कुल ना बन सकी। आए दिन पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता और एक दिन मेरी सौतेली माँ भी चली गई। अक्सर बाबा गुस्से में कहते कि जिस तरह मुझे मेरी दोनों पत्नियों ने धोखा दिया है, मैं किसी औरत पर विश्वास तो कर ही नहीं सकता। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे बाबा का स्वर्गवास हो गया। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। माँ के बाद बाबा भी मुझे छोड़ गए थे। मेरी बूढ़ी दादी मुझे लेकर चाचा चाची के घर शिफ्ट हो गई। उस वक्त मेरी उम्र कोई 17 साल के करीब थी। दादी भी ज्यादा समय तक जिंदा ना रह सकी, क्योंकि बाबा की मौत ने दादी को बहुत दर्द पहुंचाया था। मैं पूरी तरह चाचा चाची के आश्रय हो गई। चाचा तो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन चाची का रवैया कुछ अजीब सा था। जब भी चाचा मुझसे मोहब्बत से पेश आते या अपने बच्चों की तरह मेरे साथ मोहब्बत जताते तो चाची के चेहरे पर घृणा के भाव छा जाते। कभी कभी मेरी माँ के बारे में कोई गलत बात कह देती तो मैं गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर देती। चाची ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर जाती। 1 साल ऐसे ही गुजर गया था। अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता कि अगर मेरी माँ चरित्रहीन ना होती तो शायद मुझे ऐसे दिन न देखने पड़ते। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने घर में एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजारती। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। मैं छोटी छोटी बातों पर सबसे उलझने लगी थी। मैं हर वक्त घर की 4 दीवारी में रहती और चाची के साथ घर के कामकाज करवाती और किसी नौकरानी की तरह उनके बच्चों की सेवा भी करती। पढ़ाई हासिल करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो गई थी। कभी कभी मेरे चाचा कह देते थे कि मैं हूबहू अपनी माँ जैसी खूबसूरत हूँ। मैंने कभी चाचा के मुंह से अपनी माँ की कोई बुराई नहीं सुनी थी। अब भी चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये पहली दफा था जब किसी ने मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कोई अच्छी बात कही थी।
वरना आज तक तो मैंने अपनी माँ के लिए सिर्फ चरित्रहीनता और गंदे और भद्दे शब्द ही सुने थे। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था और ना ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर थी। लेकिन जब से चाचा ने मुझे मेरी माँ से मिलवाया था, मैंने अक्सर ही आईना देखने लगी थी। कुछ वक्त में ही खुद ब खुद मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। चाची की 2 बेटियां भी थी, लेकिन उनकी रंगत मेरे आगे दबी हुई थी, इसलिए उनके रिश्ते ना आए। चाची ने फैसला किया कि पहले मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया जाए, ताकि उनकी बेटियों के नसीब भी खुल सके। चाची को मेरा होना खटक रहा था। चाचा ने मेरे लिए लड़कों को देखना शुरू कर दिया, तो कोई भी रिश्ता ना टिक सका। मेरी माँ का चरित्र यहाँ भी मेरे लिए तमाशा बन गया था। जो भी रिश्ता लेकर आता, उसे किसी न किसी तरह मेरी माँ के बारे में पता चल ही जाता और यूँ बात बनने से पहले ही खत्म हो जाती। जब 56 रिश्ते इसी तरह वापस चले गए, तो चाची ने अपनी भाभी के एक रिश्तेदार से मेरा रिश्ता कर दिया। लोकेश उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े थे और यह लोकेश की दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। मैं लोकेश की दूसरी पत्नी बनूंगी। इस बात ने मेरे दिल में एक गिरह डाल दी थी। शादी को लेकर पहले भी मेरे दिल में बहुत से अरमान थे, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की दूसरी पत्नी बनूंगी। जब ये मेरा रिश्ता लोकेश से तय किया गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। हर वक्त मैं यही सोचती कि पता नहीं मैं शादी करके खुश रह भी सकूंगी या नहीं। मुझे बार बार अपने माँ बाप की तलाक याद आ जाती। माँ जी पर नज़र डालती तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नज़र ना आती, क्योंकि मुझे ये सब खूब पता था कि मेरी माँ के किरदार यहाँ भी मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे। मेरे लिए शादी एक बहुत ही मुश्किल रिश्ता बन गई थी। मैं काफ़ी समय से चाचा चाची को भी झगड़ते हुए देख रही थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाया करता था। कभी कभी तो उस झगड़े की वजह मैं होती। इसलिए जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरी घबराहट में बढ़ोतरी होती चली गई। लोकेश एक दफ़ा मुझसे मिलने के लिए आए थे और उनका व्यवहार भी मुझे काफ़ी सख्त महसूस हुआ था। लेकिन मेरे चाचा ने मुझे तसल्ली दी थी कि लोकेश बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सादगी से मेरी और लोकेश की शादी की तारीख रखी गई और शादी के बाद जब विदाई का वक्त आया, तो चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और साथ ही एक चादर मेरे हाथ में थमाकर आहिस्ता से एक बात कही जो मेरे लिए कुछ अजीब सी थी, और फिर कहा, अंजलि, जब तुम्हारा पति रात को सो जाए तो उसके ऊपर ये चादर डाल देना। उसका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा और तुम्हारी कभी तलाक ना होगी। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने जल्दी से वह चादर पकड़ ली। चाचा ने तो मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया था। मुझे उन पर प्यार आने लगा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की जगह ले ली थी और आज साबित कर दिया था कि वाकई वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे बिना कहे ही वे मेरी परेशानी जान गए थे। चाचा ने आहिस्ता से जो बात मुझे कही थी, वह मैंने पल्लू से बांध ली थी। मैं विदा होकर लोकेश के साथ उसके घर पहुंची तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये एक छोटा सा घर था जहां मुझे और लोकेश को अकेले ही रहना था। लोकेश के माँ बाप भी नहीं थे और बहनें सब शादीशुदा थी। लोकेश की रिश्तेदार निहारिका यानी मेरी चाची की भाभी ने मुझे लोकेश के कमरे में बैठा दिया था। जाते जाते निहारिका ने कहा कि देखो अंजलि, तुम कम उम्र हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ऐसी कोई नादानी ना करना जिससे तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा। पहले ही तुम्हारी माँ के चरित्र की वजह से कोई तुम्हें अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता। अब तुम्हारी शादी लोकेश से हो गई है तो तुम्हें खुद हर बात का ख्याल करना चाहिए। निहारिका जी की बातों ने मुझे तो और भी डरा दिया था। वे कहने लगी, लोकेश का मिजाज थोड़ा अलग है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। निहारिका दीदी तो मुझे नसीहत करके चली गई थी, लेकिन मेरा दिमाग उनकी बातों में उलझ कर रह गया था। मुझे हमेशा ही मेरे चरित्र से नहीं बल्कि मेरी माँ के चरित्र से तोला गया था। कई घंटों के इंतजार के बाद जब लोकेश कमरे में आया तो उनका व्यवहार कुछ सही नहीं था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना सामान पटकना शुरू किया और ऐसा लगा जैसे वे बहुत ही गुस्से में हो। अचानक ही मेरा सारा वजूद पसीने से लथपथ हो गया था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। लोकेश मेरे पास आने की बजाय सीधा बाथरूम गए और कपड़े बदल कर बाहर आए। मैं अभी तक बिस्तर पर उनके इंतजार में बैठी थी। मुझे देखते ही वे गुस्से से कहने लगे, तुम कब तक यहाँ मूरत बनकर बैठी रहोगी? मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर साफ करो। लोकेश के शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। दिल में जो थोड़े बहुत अरमान थे वे भी आंसू की सूरत में बह गए थे। मैंने
मैंने जल्दी से उठकर उनका बिस्तर साफ कर दिया और खुद भी अपना जोड़ा बदल लिया। विदाई से पहले वाली चाची की बेटियों की बातें मेरी कानों में गूंजने लगी। आज तो अंजलि इस कदर खूबसूरत लग रही है कि लोकेश साहब तो बस देखते ही रह जाएंगे, पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठेंगे और अंजलि को पलकों पर रख लेंगे। मैं एक गहरी सांस भरकर रह गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती किस्मत बदलने वाली नहीं थी। लोकेश बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गए थे। अचानक मेरी नज़र चाचा की दी हुई चादर पर पड़ी तो मैंने जल्दी से वह चादर उठाई और आहिस्ता से उसे लोकेश के ऊपर डाल दिया। मुझे आने वाली ज़िंदगी से कोई ख़ास अच्छी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इस बात का यकीन ज़रूर था कि अगर चाचा ने मुझे ये चादर थमाई है तो यकीनन उसका कोई ना कोई असर तो ज़रूर होगा। अगली सुबह जब लोकेश सोकर उठे तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक था। मैं उनके उठने से पहले ही जाग चुकी थी। वह खुद ही मेरे करीब आए और कहने लगे, अंजलि रात में गुस्से में था, हो सके तो मुझे माफ कर दो। लोकेश का इतना बदला हुआ रूप देखकर मैं हैरान रह गई। लोकेश के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी और वे जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था और चाची को नाश्ता लेकर आना था। रस्म के मुताबिक मैं नाश्ता करके अपने घर वापस चली आई। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, बस अपने पति पर हर रात चादर डालते रहना और जो बात मैंने बताई थी उस पर काम करते रहना। मेरे चाचा से पूछा कि चाचा, इस चादर में ऐसी क्या खास बात है? वह तो एक लाल रंग की आम सी चादर है। चाचा धीमे से मुस्कुरा कर कहने लगे, हर बात बताने वाली नहीं होती, बस तुम उस चादर को डालना ना भूलना, वरना हो सकता है कि तुम्हारी तलाक हो जाए। चाचा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं चाचा जी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तलाक का शब्द मुझे वैसे ही कांपने पर मजबूर कर देता था और लोकेश से तलाक के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शाम तक लोकेश मुझे लेने के लिए आ गए थे और उनका मिजाज वाकई बहुत बेहतर था। उस दिन के बाद से मैंने कोई दिन ऐसा न गुजरा जब लोकेश के सोने के बाद उन पर चादर न डाली हो। वह लाल रंग की चादर जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई थी। लोकेश मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। उनका अंदाज भी मेरे साथ बहुत नरम था। कभी कभी लोकेश अगर गुस्सा करते भी थे तो मैं खामोशी से सुनती चली जाती, क्योंकि मुझे मालूम था कि चाचा की दी हुई चादर की वजह से लोकेश का गुस्सा कुछ ही वक्त का मेहमान होता है। पता नहीं उस चादर में ऐसी क्या खास बात थी जो लोकेश गुस्से वाला इंसान भी ठंडा हो गया था। मेरा गुस्सा भी वक्त के साथ साथ खत्म हो गया था। मैं बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। शादी को महीना गुजरा था कि मुझे खुशखबरी मिल गई थी और मैं माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर तो लोकेश और भी ज़्यादा खुश हो गए थे और पहले से भी ज़्यादा मेरा एहसास करने लगे थे। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी मेरी तबीयत काफ़ी ऊपर नीचे रहने लगी थी। उल्टियाँ करके मेरा बुरा हाल हो चुका था और ऐसे ही एक रात लोकेश के सोने के बाद मैं चाचा की दी हुई चादर उन पर डालना भूल गई। मैंने तबीयत की खराबी की वजह से दवा खाई हुई थी और मैं लोकेश के सोने से पहले ही सो गई थी, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब सुबह के 5 बजे मेरी आँख खुली। ये देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि लोकेश के ऊपर तो मैंने चादर डाली ही नहीं थी। कितने ही लम्हे परेशानी की हालत में गुजर गए। चाचा की बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि अगर मैंने चादर न डाली तो मेरी तलाक हो जाएगी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि लोकेश नींद से जाग गए। उन्हें जागता देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। लोकेश कहने लगे, तुम क्यों जाग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने डरते डरते उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लोकेश कहने लगे, मैं तुम्हें अकेला घर पर छोड़कर नहीं जा सकता, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ये पहली दफ़ा था जब लोकेश ने खुद अपने मुंह से मुझे घर पर छोड़ने की बात की थी, वरना उससे पहले तो मैं जब भी घर जाने की बात करती वे फौरन मना कर देते और कहते थे कि अब तुम्हारा घर यही है और तुम्हें यही रहना है। उस वक्त मुझे बहुत ही रोना आता, लेकिन आज जब लोकेश ने खुद से मुझे छोड़ने की बात की तो मुझे डर लगने लगा। मैंने लोकेश को मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाना चाहती और ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि लोकेश एकदम ही गुस्से में आ गए और खुद ही मेरा सामान पैक करने लगे। काफ़ी दिनों बाद मैं लोकेश को गुस्से में देख रही थी, इसलिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
ऑफिस जाते जाते लोकेश ने ज़बरदस्ती मुझे चाची के घर छोड़ दिया। मैंने डरते डरते पूछा, आप मुझे वापस लेने तो आएंगे ना? मेरी बात सुनकर लोकेश ने मुझे घूर कर देखा और कोई जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से जान निकल गई हो। मैं चाची के घर में दाखिल हुई तो सामने ही चाचा बैठे थे। मैं खुद पर काबू किए बिना ही उनके कदमों में बैठकर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता देखकर चाचा परेशान हो गए। वे जानते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने रोते हुए चाचा को बताया कि लोकेश मुझे छोड़कर चले गए हैं और शायद अब वे मुझे कभी वापस लेने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर चाचा कहने लगे, ऐसा क्या हुआ कि वह तुम्हें छोड़कर चला गया? मैंने चाचा को बता दिया कि मैं रात को उन पर चादर डालना भूल गई थी और सुबह में मेरी तबीयत खराब थी कहकर खुद मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, जबकि उससे पहले तो वह कभी मुझे इस तरह छोड़कर नहीं गए थे। यकीन है कि अब वह मुझे वापस लेने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर चाचा के चेहरे का रंग बदल गया और वो कहने लगे, अंजलि तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनी सेहत का ख्याल करो, उदास ना हो। आज मैं तुम्हें खुद उस चादर की सच्चाई बता देता हूँ। मैं तुरंत ही चाचा की तरफ देखने लगी। मैं भी ये बात जानना चाहती थी कि उस चादर में ऐसी कौन सी खास बात थी जो मेरा गुस्से वाला पति इतना नर्म व्यवहार का हो गया। चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मेरी बेटी, जब तुम हमारे घर आई तो माँ बाप की जुदाई में पूरी तरह टूटी हुई थी। कुछ बच्चे ये सब देखकर सहन कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह गुस्से वाले और जज्बाती हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर भी हद से ज्यादा गुस्सा और कड़वाहट थी। तुम अक्सर अपनी चाची से भी उलझ जाया करती थी, जिसकी वजह से तुम्हारी चाची भी तुम्हें नापसंद करने लगी थी, क्योंकि तुम्हारी देखा देखी हमारी बेटियां भी बुरा व्यवहार करने लगी थी। इसी बात को लेकर मेरा तुम्हारी चाची से झगड़ा रहता और मैं उन्हें यही समझाता कि तुम्हारे अंदर ये जहर माँ बाप की तलाक की वजह से भर गया है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम और ज्यादा तलख होती गई और फिर तुम्हारी शादी की बात आई तो तुम्हारी माँ के चरित्र की वजह से तुम्हारे रिश्ते में भी रुकावट आने लगी। जबकि सच तो ये है कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन नहीं थी, बस तुम्हारे बाप से उसका मिजाज न मिल सका था। तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी। तुम्हारा बाप बिना वजह ही तुम्हारी माँ पर शक करता और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा रहता था और यही उनकी अलैदगी की वजह थी। दुनिया वालों ने खामखा ही तुम्हारी माँ जैसी औरत को बदनाम कर दिया, जिसके पवित्र दामन की गवाही मैं दे सकता हूँ। लोकेश को भी मैंने तुम्हारे लिए इसी वजह से चुना था कि वह अकेला रहता था और उसके साथ और कोई नहीं था जो तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त न कर सके। मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हारा गुस्सा काबू में आ जाए ताकि तुम अपने पति से बुरा सलूक ना करो और तुम्हारे रिश्ते को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए मैंने एक चादर ली और उसे तुम्हारे हाथ में ये कहकर रख दिया कि उसने अपने पति पर सोने के बाद डाल देना, उससे वह तुम्हें खुश रखेगा और कभी तलाक नहीं लेगा। मैं जानता था कि ये सब तुम्हारे लिए कितना भयानक है। साथ ही मैंने तुम्हें एक बात भी कही थी कि जब भी तुम्हारा पति गुस्से में कुछ कहे तो अपनी जुबान को दोनों दांतों के बीच में दबा लेना और उसकी किसी भी बात का जवाब न देना। दरअसल जादू चादर में नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान के दांतों तले दब जाने में है। मर्द जब बाहर की सख्तियां झेल कर घर आता है तो कभी कभी वह सख्त मिजाज और गुस्से वाला हो जाता है, लेकिन अगर औरत भी उसके साथ जुबान लड़ाने पर उतर आए तो यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। दोनों में से किसी एक को अपनी जुबान पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मैं जानता था कि लोकेश थोड़ा सा सख्त है, इसलिए मैंने तुम्हें चादर की आड़ में ये तरीका बताया जिससे तुम उसके आगे खामोश हो गई और वह तुम्हारी खुद ही कदर करने लगा। अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में कहता कि लोकेश से बहस न करना और उसे गुस्से में किसी भी बात का जवाब न देना तो शायद तुम कभी मेरी इस बात पर अमल न कर पाती। इंसान को अक्सर सीधी तरह से बात समझाई जाए तो वह बात उसकी समझ नहीं आती, लेकिन अगर उसी बात को किसी चीज के साथ जोड़ दिया जाए तो इंसान खुद ब खुद उस पर अमल करने लगता है। तुम भी चादर को चमत्कारी समझती रही और अपनी जुबान को दांतों तले दबाती रही। इस तरह तुम्हारा घर खुद ही सुकून हो गया। लोकेश आज यहाँ तुम्हारी तबीयत की वजह से ही छोड़ कर गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसी हालत में तुम्हारा तन्हा रहना सही नहीं है। उसे तो पता भी नहीं होगा कि तुमने रात उसे चादर उड़ाई भी है या नहीं, क्योंकि वह तो चादर के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि सिर्फ मेरी जुबान के काबू में रहने की वजह से मेरा घर स्वर्ग बन गया था। मैंने रोते हुए चाचा और चाची से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि ये सच था कि मैंने आज तक उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा जुबान लड़ाई थी। मैं तो चाची को भी अपना दुश्मन समझती थी, जबकि उन्हें मसला मुझसे नहीं बल्कि मेरे अंदाज और बुरे व्यवहार से था। सारा दिन आराम करने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। शाम में चाची ने खुद ही मेरे और लोकेश के लिए खाना बनाया और लोकेश भी मुझे लेने के लिए आ गए थे।
चाचा ने मुझे ज़िंदगी की वह हकीकत सिखा दी थी जिसे सीखना हर लड़की के लिए ज़रूरी है। कभी कभी मर्द गुस्से में कुछ कह जाए तो हर औरत को चाहिए कि उस वक्त अपनी ज़ुबान पर काबू रखे। बहुत से घरेलू मसले और झगड़े इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। क्या आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि हमारी थोड़ी देर की खामोशी हमारी ज़िंदगी में सुकून भर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।